आज नई दिल्ली यशोभूमि के मीडिया हॉल में इंडियन रोमेटोलॉजी एसोसिएशन इराकॉन 2025 के 3 दिवसीय 40वें वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ किया गया, जहां भारत के बड़े डॉक्टर्स के पैनल ने स्वास्थ्य को लेकर चौंकाने वाले तथ्य मीडिया के सामने रखे। डॉक्टर्स ने बताया कि प्रदूषण हर व्यक्ति के सामने एक नए स्वास्थ्य संकट के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। प्रदूषण दुनिया भर में सबसे दुर्बल करने वाली ऑटो इम्यून बीमारियों में से एक रोमेटॉइड आर्थराइटिस को चुपचाप बढ़ावा दे रहा है। इस मौके पर प्रमुख रोमेटोलॉजिस्टों ने खतरनाक तथ्य रखते हुए कहा कि जहरीली हवा और PM 2.5 प्रदूषण दिल्ली NCR के रोमेटॉइड आर्थराइटिस के मामले में वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं बताया कि RA एक क्रोनिक ऑटो इम्यून बीमारी है। इसके इम्यून सिस्टम शरीर के अपने टिश्यू विशेष रूप से जोड़ों पर हमला करती है, जिससे लगातार दर्द, सूजन, अकड़न और विकलांगता होता है। दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से एक दिल्ली चिंता का केंद्र बनकर उभरा है। यूरोप, चीन और अब भारत में हुए हालिया अध्ययनों से पता चला है कि PM 2.5 खतरनाक सूक्ष्म कण जो फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश करते हैं के संपर्क में आने से न केवल हृदय और फेफड़ों की बीमारियों हो सकती हैं, बल्कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारी भी हो सकती है। इस कॉन्फ्रेंस में लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट के एडवांसेस हुए हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं और कई टॉपिक्स को कवर किया गया है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है और डायग्नोस्टिक डोमेन में भी वर्कशॉप की जा रही है। जैसे हमारे इसमें ऑटो एंटीबॉडी के टेस्ट होते हैं, तो उनको समझना और उनका इंटरप्रिटेशन करना, वो सब भी इस कॉन्फ्रेंस में इंक्लूडेड है। लेकिन हमारा बेसिक एम होता है कि जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट एडवांसेस हुए हैं उनके बारे में जानकारी शेयर की जाए और जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आए हैं उनका एक्सपीरियंस सुना जाए कि किस डायरेक्शन में अब साइंस प्रोग्रेस कर रही है और आगे हम उस नॉलेज का यूज़ अपने पेशेंट्स के भले के लिए कैसे कर सकते। तो दुनिया के हर कोने से आए हुए हैं, अमेरिका से आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं, न्यूजीलैंड से आए हुए हैं, इंग्लैंड से आए हुए हैं डॉक्टर्स। तो वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ ज़्यादा एडवांसेस होते हैं वहाँ से तो बहुत लोग आए हुए हैं। मेनली तो डायग्नोसिस, लेबोरेटरी में जो एडवांसेस हुए हैं और जो ट्रीटमेंट के हैं। इसके अलावा कुछ इमेजिंग के भी हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड पे बहुत बड़ी वर्कशॉप हो रही है। अल्ट्रासाउंड का जो प्रोसीजर है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड बड़ी अफोर्डेबल है, उतनी एक्सपेंसिव नहीं है जैसे बाकी टेस्ट हैं, CT हैं, MRI हैं या PET स्कैन हैं और चीज़ें हैं। तो अल्ट्रासाउंड हमारे कंट्री में अवेलेबल भी है वाइडली। तो रोमेटोलॉजी में भी उसका काफ़ी बड़ा रोल हो गया है और इसलिए उस चीज़ को डिसेमिनेट करने के लिए और ज़्यादा लोगों को उसके वाकिफ बनाने के लिए पूरे एफर्ट किया जा रहा है। देखिए ऐसा है, हवा जो है ना वो एक एस्पेक्ट है इसका, इसको आप आउट ऑफ प्रोपोर्शन मत गिनिए। ऐसा नहीं होगा कि अगर हवा ठीक हो जाएगी तो बीमारी चली जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। ये एक फैक्टर है, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए। और स्मोकिंग, जो टोबैको स्मोक है, वो अपने आप में ऑटो एंटीबॉडी वाले एलिमेंट्स पैदा करता है, जिसके कारण रोमेटॉइड आर्थराइटिस और बिगड़ती है या उसका इंसिडेंस भी बढ़ता है। तो हमें वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। केवल इसी को कर लेने से बीमारी नहीं चली जाएगी। जैसे मैंने कहा ना, ये बीमारी जाने वाली नहीं है। इसके ऊपर जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उनको अगर हम मॉडिफाई कर पाते हैं तो कुछ बेनिफिट उसका भी मिलेगा। तो हमारा जो इनिशिएटिव है ये, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो इसमें इंडिया के सब विभाग जगह से लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं। 15 से 20 इंटरनेशनल फैकल्टी आए हैं। हमने ऑलमोस्ट 600 रिसर्च प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मंगाए हैं और इन सबका जो निष्कर्ष यही निकला है कि जैसे आपने बोला पॉल्यूशन, तो ऐसा नहीं कि पॉल्यूशन 100% गठिया ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं या तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो रहा है, टेंडेंसी हो रही है, या कोई और मतलब इंसान में कुछ पहले से कुछ चल रहा है जिससे वो ट्रिगर हो रहा है। अगर पॉल्यूशन से ही आर्थराइटिस होनी तो हर किसी को हो जाती है आर्थराइटिस, ऐसा तो नहीं हो रहा कि हर किसी को आर्थराइटिस हो जा रही है।
तो कहीं ना कहीं वो भी एक रिसर्च का माध्यम है, वो भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। हम लोग बहुत सारे रूमा संसद जैसे मैंने बताया उसमें डिस्कशन चल रहा है, तो उसमें यही सब पूरे दुनिया से जो लोग आए उनका यही डिस्कशन रहना है कि कैसे टीचिंग बेटर करें, कैसे अवेयरनेस बेटर करें, या और कुछ दवाइयों के बारे में डिस्कशन होना है कि नई नई दवाइयों के बारे में, अफोर्डेबिलिटी के बारे में, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के बारे में कि कैसे काउंटर करा जाए। तो ये सब यहाँ पे 3 मिनट डिस्कस होने वाला है। पिछले 30 सालों से एम्स में हूँ और गठिया के मरीज देख रही हूँ, और इस दौरान वो एक टाइम था जहाँ पर हमारे पास दवाइयाँ नहीं थी मरीजों के इलाज के लिए। 1-2 दवाइयाँ होती थी, जैसे स्टेरॉइड है, मीथोट्रेक्सेट है और पेन किलर्स हैं। आज के टाइम में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कारगर दवाएं मौजूद हैं। दूसरी चीज ये कि उस समय जो हम मरीज देखा करते थे कि वो डिफॉर्मिटी के साथ आ रहे हैं, और वो ये मान लेते थे कि भाई इसके साथ उनको जीना है और ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। आप सब मीडिया की वजह से ये बदलाव आया है कि मरीज अब ये सोचने लगा है कि ये भी एक बीमारी है और हम पूरी तरह ठीक हो सकते हैं इससे, और इसकी कारगर दवाएं मौजूद हैं। और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल जो सोशल मीडिया है उसमें भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है, दोनों दो तरह से। एक फायदे के रूप में कि उनको लोगों को जानकारियां बहुत पहुंच रही हैं, और एक नुकसान के रूप में जहां वो कुछ ज्यादा ही जानकारियां पहुंच रही हैं और वहां पर भी वो फिल्टर आउट नहीं कर पा रहे कि उन क्या राइट सही है और क्या गलत। तो वो ना तो इलाज करते हैं, उनसे कह दिया जाता है कि भाई ये कैंसर की दवा, कैंसर में यूज होती है दवाई, आप क्यों ले रहे हो, ये तो बड़ी ज्यादा डोज है, इसको तो कम डोज में लेना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी, लोगों से अपील करना चाहूंगी कि जो आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है वो दवाइयां आप लें, उस मात्रा में लें, उतने फ्रीक्वेंसी में लें। आप सोशल मीडिया और इन पे जानकारी जरूर हासिल करें, लेकिन उस पर ट्रस्ट ना करें हर आंख मूंद के। दवाइयों के साथ साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। तो जिन रिस्क फैक्टर्स की हमने बात की वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, कंट्रोल करने की कोशिश करें जितना हो सकता है आज के टाइम में। और सबसे इम्पोर्टेंट है स्मोकिंग, कि धूम्रपान अगर आप करते हैं तो बिल्कुल ना करें, बंद कर दें, क्योंकि दवाइयों का असर भी नहीं आता है ऐसे मरीजों को। दूसरा, अपने खान पान का ध्यान रखें, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, और मैं कहूंगी कि योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि हमने काफी सारे पेपर्स पब्लिश किए हैं लास्ट 10 इयर्स में जहां ये प्रूव किया है कि एक दवाई और दवा के साथ योगा और एक ग्रुप में सिर्फ दवाई, पाया ये गया कि जो योग और दवाई ले रहे थे उनमें फायदा जल्दी हुआ, वो ज्यादा पॉजिटिव थे, मेंटली फिट हुए और उनका बीमारी जल्दी कंट्रोल में आया। तो योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाएं।